मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 55 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आप लोग देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पर 55 से लेकर 70 तक कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑप्शनल आएंगे, उनमें से आपको टिक करना होता है। उसी में से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। सब लोग ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 56 नंबर कह रहा है किसी विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। मतलब विद्युत चुंबक, आपको पता होगा विद्युत चुंबक यदि हमें बनाना है तो हमें एक परिनालिका की आवश्यकता होगी, है ना, जिसमें आप बैटरी लगाओगे अर्थात करंट की सप्लाई करोगे, है ना। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आप इसमें कौन सी धातु को रखने वाले हो। तो सबसे उपयुक्त धातु इसमें होती है, जानते हो, होता है नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा। नर्म लोहा। अच्छा, नर्म लोहा क्यों लेते हैं? और कोई भी धातु भी ले सकते हैं। तो नर्म लोहा लेने का एक बढ़िया फायदा है कि जब आप इसमें करंट की सप्लाई बंद कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? अस्थायी चुंबक हो जाएगा। मतलब ये अपने चुंबक के गुण को खो देता है और जैसे ही आप उसमें क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, वैसे ही वो क्या होता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम लोग सबसे बेटर मानते हैं नरम लोहा को। ठीक है, ठीक है। अगला ऑप्शन है 57 नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं। तो मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं है, आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की एक खास बात है, वो क्या है, कभी चुंबकीय बल रेखाएं कभी क्या होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, काटती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और ठीक है, आपने इसका डायग्राम भी बनाया होगा, जैसे छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो इस तरह से। चलो ये है मैग्नेट, तो ऐसे मैग्नेट ऐसे निकलता है फील्ड ना, इस तरह से और इस तरह से। तो ये जो चुंबकीय छेद रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, हमने लिखा है। ठीक। और चुंबकीय छेद रेखा को चुंबकीय बल रेखा भी कह सकते हैं, इसलिए दोनों का आंसर एक ही होगा कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना। अगला है 58 नंबर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। तो आपके पास होते हैं दो दर्पण, एक इस तरह होता है जिसके बाहर की साइड पॉलिश हुई होती है, ठीक है, और एक इस तरह होता है जिसके अंदर की साइड पॉलिश होती है। अब देखो इसमें कोई एक है, इसमें कोई एक है, एक ये है, एक ये है, अब कौन है? तो ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ। कह रहा है कि वह दर्पण बताओ जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से मुड़ा हुआ है। तो हमारा इसी दर्पण का क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। मतलब हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि ये अंदर की ओर वक्रित होता है। यदि बाहर की ओर वक्रित होता तो हम बोलते कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसलिए हमारा आंसर होने वाला है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण केंद्र की ओर वक्रित होता है, अर्थात इसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे मुड़ा होता है, इस तरह से। ठीक है। अगला है 59 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब मतलब जो आपके प्योर वाटर होते हैं उनका पीएच मान, अब पीएच मान या तो 7 से कम होता है, या तो 7 से अधिक होता है, या तो 7 होता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन है। तो इसमें से आपका जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है क्या होता है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय, एक उदासीन के रूप में है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 60 नंबर, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसका उपयोग पूछ लिया जाए तो इसका उपयोग है हड्डियों को जोड़ने में, जो डॉक्टर लोग करते हैं, खिलौनों को जोड़ने में, इन सब प्रयोग जो होता है पीओपी का किया जाता है, या डिजाइन बनाने में घरों की, तो पीओपी का ही प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। अगला देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो यदि हम इसकी बात करें हीमोग्लोबिन की, तो जैसे कि जब सांस लेते हो तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक बस की तरह मैं कह सकता हूं, तो वहां पर हीमोग्लोबिन ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है? ये श्वसन में, मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हीमोग्लोबिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ पर विशेषकर उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ले जाना, O2 को छोड़ना, फिर वहाँ से किसी को लाना, वो सब हीमोग्लोबिन करते हैं। जैसे कि आपका कोई बस वाला काम करता है, वहाँ से किसी को छोड़ेगा, फिर लाएगा, फिर किसी को ले जाएगा, इसी तरीके से। और जो प्रक्रिया होती है ये श्वसन में होती है, ठीक। अगला देखो, फलों का निर्माण होता है, मतलब फल कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, बीजांड में और परागकोश में या परागकण में। तो फल जो होते हैं, तो देखो फल का निर्माण जो होता है ये होता है स्त्री केसर, इसको डायग्राम बनाते हैं तो ये होता है स्त्री केसर, और यहाँ होता है बीजांड, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये देखो, जो ये अंडाशय है, अंडाशय जो है यही क्या होता है? फल में बदलता है। और जो बीजांड है ये किस में बदलता है? बीज में बदलता है। यदि आपसे कोई पूछ ले बीज का रूप कौन लेता है, तो बीजांड लेता है। देखो, बा से बीज और बा से बीजांड, ठीक है ना, बा से बीज, बा से बीजांड, बा से बीज, बा से बीजांड, ठीक है। और यदि फल की बात किया जाए तो क्या है? अंडाशय। तो अंडाशय ही किस में बदलता है? आपका अंडाशय ही बदलता है फलों का निर्माण में, ठीक, फल ही बनता है, ठीक है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मतलब वृक्क किसी तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क अर्थात किडनी यहाँ है, यहाँ ना, इस तरह से पेट के हमारे इधर इस पास में होता है, 2 होती हैं वृक्क, यानी 2 होती है किडनियाँ। तो ये किसका विशेष भाग होता है जानते हो? यदि ये किडनी नहीं है तो हमारा जो क्या होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, अर्थात जैसे यूरिन यानी मूत्र का बाहर निकलना, तो खासकर एक किडनी ही वृक्क उसको फिल्टर करती रहती है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है उत्सर्जन। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित होता है। उत्सर्जन मतलब जो हम अपने शरीर के हानिकारक पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं, और खासकर हम किडनियों के माध्यम से, जिसमें हमारा नेफ्रॉन होगा, इन्हीं सभी के माध्यम से हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। बच्चे, परागकोश में होता है। अब परागकोश में क्या होता है? अच्छा, परागकोश का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो मान लो ये ऐसा होता है आपका, ऐसे इस तरीके से ऐसे बना होता है ना, किसी ना किसी से जुड़ा होता है इस तरह से, और यहाँ पर तुम्हारा ऐसे होता है, ये अंडाशय हो जाता है इस तरह से ना, इस तरह से ये होता है परागकोश। ये जो परागकोश है ये है परागकोश, ठीक है। चलो रहने दो, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। तो ये जो परागकोश है, परागकोश में जानते हो क्या होता है? परागकण होते हैं, और परागकण ही वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, और वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होते हैं? वही आगे जाकर निषेचन करते हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं परागकोश में होता है, परागकोश में होता है, मतलब परागकोश में क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा परागकण। तो एक जगह गढ़ होता है, एक जगह कण होता है, कण मतलब पार्टिकल, उससे याद रख सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं परागकण।
पराग कोश में होता है परागकण, यानी इसी में नर युग्मक होता है। ठीक, बहुत अच्छे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये आपका एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम इसके फोकस दूरी की बात करते हैं तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत, अर्थात ऐसे लिख सकते हो अनंत। ठीक है, इसकी फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ठीक, मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी? 3। लार ग्रंथियों की संख्या इसमें कितनी होती है? 3। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, यानी 3 होती है। ठीक है, अगला देखो 67 नंबर। जठर रस मतलब स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। जठर रस, जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? आपने ये देखा होगा ना, मैंने आपको बताया भी होगा कि 3 बहादुर होते हैं। एक होता है श्लेष्मा, एक होता है जठर ग्रंथियां, एक होता है ट्रिप्सम ना। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जठर ग्रंथियां यानी जठर रस ये कहाँ होता है? हाँ, ये जो हमारा अमाशय यानी जो पेट होता है, ये पेट में होता है ना, पेट की जो भित्तियां होती हैं, यानी कहाँ होता है? अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय। ये कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ठीक, अमाशय अर्थात पेट में होता है। ठीक है ना। अगला देखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो इसका एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है। ठीक है, और क्या, या आप एक नाम और दे सकते हो, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? Q अपान T ना, आवेश प्रवाह होने की दर को, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो आप सेकंड कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन में आपका एम्पियर होगा तो एम्पियर टिक करना, कूलाम पर सेकंड होगा तो कूलाम पर सेकंड टिक करना। ठीक है ना। अगला देखो, एथेनाइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनाइक अम्ल, तो एथेनाइक अम्ल का सूत्र, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। अच्छा, एथेनाइक अम्ल का सूत्र ये होता है। ठीक है। हाँ, अगला देखो, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? तो ध्यान रखो, माइक्रो का ऐसे हम लोग सिंबल बनाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ये इसका मतलब होता है। जैसे के का मतलब होता है 1000, है ना। इसी प्रकार माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6, इसलिए 1 माइक्रो ओम कितना होता है? 10 की पावर -6 ओम। ठीक है, यहां लिख सकते हो माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। अब उसके बाद यूनिट के आधार पे हम लोग लिखते हैं, जैसे ओम है तो ओम, किलोमीटर है तो मीटर, लीटर है तो लीटर, इसी अनुसार हम लोग लगाते हैं। लेकिन कहीं माइक्रो लगा है तो आपको 10 की पावर -6 उसके अनुसार फिर जो यूनिट हो उस यूनिट के आधार पर रखना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।